Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, ये कोर्स है एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और इसका फर्स्ट लेक्चर है। कोर्स कोड जो आपको दिख रहा होगा CSC 606, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर काजी हसीब यूसुफ। हम एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद कुछ स्लाइड्स थी जिस पे के कुछ रिस्पांस आया कि यू नीड सम वॉइस ओवर द स्लाइड्स, तो उसी के लिए ये कुछ वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। जिस सीक्वेंस का ये फर्स्ट लेक्चर है। सो फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। माय BS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, B.Ed फ्रॉम आबासी यूनिवर्सिटी and MS Computer Science from this particular City University of Science and Information Technology। थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में हम रिकैप कर लेते हैं। जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस कोर्स के वो ये थे कि हमें डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ मॉडर्न एल्गोरिथम्स को स्टडी करना है, उनके फिर डिफरेंट वेरिएंट्स को, कि एक एल्गोरिथम के डिफरेंट वेरिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर एल्गोरिथम्स की एक्यूरेसी पर बात की जाएगी कि कोई भी एल्गोरिथम जो है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। फिर सिमिलरली उसकी एफिशिएंसी पर कि वो टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, वो स्पेस कितनी कंज्यूम कर रहा है। फिर फर्दर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल इन तीनों पॉइंट्स के लिए देता चलूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सो हमारे पास एक नहीं, हमारे पास मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, सो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनके। फिर हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आपको एक एरे को सॉर्ट करके देता है, दैट इज़ द एक्यूरेसी। बट क्या वो तमाम एरेस को सॉर्ट कर सकता है? क्या वो अल्फा न्यूमेरिक एरेस को भी वैसे ही सॉर्ट करता है जैसे कि वो न्यूमेरिक एरेस को करता है, या जैसे कि वो फ्लोटिंग पॉइंट एरेस को करता है? सो यहाँ पर फिर एक्यूरेसी आ जाती है। फिर उसकी एफिशिएंसी, कि कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना टाइम कंज्यूम करता है, वो कितनी स्पेस लेता है। उसकी बेसिस पे हम फिर डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसीज को कंपेयर करते हैं, और यही कंपैरिजन हमें फिर मोटिवेट करता है कि हम न्यू टेक्निक्स, न्यू एल्गोरिथम्स को जनरेट कर सकें। एंड ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है वो इस कोर्स का हिस्सा रहेंगी और उन पर काम रहेगा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद बीइंग अ स्टूडेंट आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे? सो उसमें आप ये बता सकेंगे कोई भी एल्गोरिथम करेक्ट है कि नहीं है। अब उसकी करेक्टनेस और एनालिसिस के लिए आप डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स को जान चुके होंगे, आप उनकी अप्रोचेस को जान चुके होंगे कि कोई भी एल्गोरिथम किस अप्रोच पर डिज़ाइन किया गया है। आप उनकी एवरेज और वर्स्ट केस एनालिसिस कर पाएंगे। इसके अलावा आप डायनामिक और ग्रिडी एल्गोस जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, उनको आप इसमें मैच कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आप फिर एक डिफ़िकल्ट टाइप की प्रॉब्लम्स जिसमें आपके पास NP कंप्लीटनेस या NP हार्ड टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं या ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स आते हैं, उन पर आपको अबूर हासिल होगा। So lecture 1, it's a formal type of introduction to the course। प्रीरिक्विजिट्स कुछ बताता चलूँ, कुछ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की चीज़ें होती है, कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन की चीज़ें हैं जो कि आपको इस कोर्स से पहले आनी चाहिए। सो थोड़ा सा उनको साथ साथ स्लाइड्स में, नेक्स्ट आवर स्लाइड्स में भी कवर की जाएंगी, लेकिन साथ साथ अगर उनको आप देख लें कुछ चीज़ों को तो वो भी बेहतर रहेगा। सो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, what is an algorithm? So basically algorithm is a step by step instruction method या step by step sequential method that takes a set of input and generates a set of output. This is the most simplest definition that we have for the algorithm। फिर हमारे पास ज़्यादातर एल्गोरिथम्स जो पॉपुलर है या जिन पर हम काम करते हैं या जिन के हम एनालिसिस कोर्सेज के अंदर स्टडी करते हैं, वो सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं। यहाँ पर एक सवाल रेज किया जा सकता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा विच एल्गोरिथम इज़ द बेस्ट। सो अगर हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की ही एग्जांपल को कंटिन्यू करें, सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई भी एल्गोरिथम अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो क्या वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों टाइप की सॉर्टिंग कर सकता है? सॉरी, क्या वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा को भी वैसे ही सॉर्ट कर रहा है जैसे कि वो न्यूमेरिक डेटा को कर रहा है? फिर उसका बिहेवियर वहाँ पर कैसा होगा कि अगर उसको कोई सॉर्टेड एरे मिल जाए,
क्या उसको वो रीसॉर्ट करेगा या नहीं, उसको अगर सॉर्टेड एरे दे दी जाए तो जस्ट गो थ्रू कर लेगा उसके ऊपर। उसकी आइटम वैल्यूज रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, लाइक मल्टीपल स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं नहीं है, इंटीजर्स पॉसिबल है नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पॉसिबल हैं ये नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो स्टोरेज कौन सी यूज़ कर रहा है, वो कितनी स्टोरेज किस लेवल तक की स्टोरेज को वो यूज़ करेगा। सो हमारे पास प्रॉब्लम होता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी एम्बिग्विटी जो कि हम कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए सॉल्व करना चाहें, दैट इज़ टर्म्ड एज अ प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कंप्यूटेशनल स्टेप्स लिखते हैं जो कि खास सीक्वेंस में होते हैं और जो इनपुट को रिलेट करते हैं आउटपुट के साथ, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो हम दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर हम उसको सॉर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखेंगे, उन स्टेप्स की बेस पे हम उसको वो नंबर्स प्रोवाइड करेंगे और एज एन आउटपुट हमें एक जो है सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। सो वो जो स्टेप्स हमने लिखे हैं दैट इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। जो मेजर डिज़ाइनिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो ब्रूट फोर्सिंग है, डिवाइड एंड कंकर, आइटरेटिव इंप्रूवमेंट, डिक्रीज एंड कंकर, ट्रांसफॉर्म एंड कंकर, स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ। वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ब्रूट फोर्स बहुत एक कॉमन सा मेथड है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आती है लीनियर सर्च, कि आप को एज एन एग्जांपल आपको एक वाईफाई का पासवर्ड मालूम करना है जो कि 4 कैरेक्टर पर बेस्ड करता है, तो आप 000 से लेकर अप टू 1000 तक तमाम कैरेक्टर्स को बारी ट्राई करते जाएं। सो जो करेक्ट कैरेक्टर होगा दैट इज़ योर आंसर। लीनियर सर्च में भी हम ऐसे करते हैं। सो दिस इज अ ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक। ब्रूट फोर्सिंग के साथ जो सेकंड टेक्निक आई थी दैट इज़ डिवाइड एंड कंकर। जैसे हमारे पास बाइनरी सर्च हो गई, मर्ज सॉर्ट हो गई, इसके अलावा हमारे पास क्विक सॉर्ट्स वगैरह हो गई। सो ये सारी डिवाइड एंड कंकर के अंदर आ जाती हैं। डिवाइड एंड कंकर में क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड फिर हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाते हैं। अब डिवाइड एंड कंकर की बेसिकली 2 सब अप्रोचेज़ हैं जिसमें डिक्रीज एंड कंकर एंड ट्रांसफॉर्म एंड कंकर आता है। जैसे हमने एग्जांपल दी डिक्रीज एंड कंकर की, तो डिक्रीज एंड कंकर जैसे हम बाइनरी सर्च की एग्जांपल दी। सो बाइनरी सर्च इज़ डिक्रीज एंड कंकर, क्योंकि बाइनरी सर्च में आप सॉर्टेड एरे होती है, आपको एक एलिमेंट सर्च करना है, आप मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो अपर एरे में, अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो आप लोअर एरे में उसके चले जाते हैं। सो अगर आप अपर एरे में चले गए तो आपने लोअर एरे को बिल्कुल छोड़ ही दिया, सो आपने डिक्रीज कर दिया एरे के साइज को एंड देन फिर आपने जो डिक्रीज्ड एरे थी, डिक्रीज्ड सब प्रॉब्लम थी, आपने उसको फर्दर डिक्रीज किया और सॉल्व करने की तरफ आप उसे ले गए। ट्रांसफॉर्म एंड कंकर, ट्रांसफॉर्म एंड कंकर में जो है हम इस तरह करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम मॉडिफाई करते हैं फिर रिकम्बाइन करते हैं। जैसे आपके पास क्विक सॉर्ट्स या मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल है। जैसे मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल को हम यहाँ करते हैं, हमने डिवाइड किया एरे को, लोअर एरे हो गई, अपर एरे हो गई। लोअर एरे को फिर हमने और डिवाइड किया अनटिल जहाँ तक हम कर सकते थे, फिर जो सबसे छोटा पार्ट सब प्रॉब्लम का आया हमने उसे सॉर्ट किया, मतलब मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। फिर उसके अपर प्रॉब्लम को वो जो है हमने प्रोवाइड कर दिया, फिर हमने उसे सॉर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया एंड फिर अप टू लास्ट, और लास्ट एरे को आके हमने कंबाइन कर दिया। सो हमने यहाँ पर ना सिर्फ डिवाइड किया बल्कि जो डिवाइडेड पोर्शंस थे उनको हमने ट्रांसफॉर्म भी किया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड कंकर एंड इट्स अ टाइप ऑफ डिवाइड एंड कंकर। इसके साथ आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट है। आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट में आप बबल सॉर्ट की एग्जांपल ले सकते हैं। हर आइटरेशन के अंदर आपका एक ब्लॉक सॉर्ट होके साइड पे होता चला जाता है। इसके अलावा आप ग्रेडी एल्गोरिथम्स की एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे हम लोकल ऑप्टिमल्स को देखते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द ग्लोबल ऑप्टिमल्स। इसके अलावा आप क्विक सॉर्ट को देख सकते हैं जहाँ का पिवट जो है वो फिक्स पिवट नहीं होता, रैंडम पिवट जब आप पिक करते हैं तो आपकी एरे डिवाइड भी होती है और हर डिवीजन के बाद वो इम्प्रूव होती चली जाती है। Last one is space and time trade-off. This is basically a concept. It's not a typical technique कि आप इन ऊपर की जितनी भी टेक्निक्स आप कोई भी अप्लाई करते हैं तो आपको स्पेस और टाइम में ट्रेड ऑफ देना पड़ता है। लाइक ब्रूट फोर्सिंग हमने सबसे पहले डिस्कस किया, तो ब्रूट फोर्सिंग में आप देख रहे हैं कि हम फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक सब कुछ जो है आइटरेट करते चले जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम,
बट इट विल टेक लेस स्पेस एज कम्पेयर टू डिवाइड एंड कंकर, जहाँ पे हमने एरे को डिवाइड कर दिया, सो हमारे पास सब प्रॉब्लम छोटा रह गया है। बट जो एरे डिवाइड की गई है उस न्यू डिविजनल एरेज को स्टोर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। सो बेसिकली स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ ये है कि आप जहाँ कहीं पे स्पेस ज़्यादा करेंगे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाएगी। जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मतलब बढ़ता हुआ देखेंगे, सो ऑब्वियस है कि आप उधर स्पेस को जो है वो कम होता देख रहे होंगे। ग्रिडी अप्रोच हमारे पास है जो कि आजकल बहुत यूज़ होती है। लोकली ऑप्टिमल आप देखते हो, आप लोकल ऑप्टिमल सर्च करते हो, फिर आप चले जाते हो ग्लोबल ऑप्टिमल की तरफ। नैपसैक प्रॉब्लम की बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जो हम प्रीवियस कोर्सेज के अंदर बीएस के कोर्सेज के अंदर देखते रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ग्रिडी और ह्यूरिस्टिक पर बेस करती हैं, जैसे स्वॉम इंटेलिजेंस की हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ग्रिडी। कॉन्सेप्ट वही है डिवाइड एंड कंकर का, बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ हो जाती है कि हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं। लाइक मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है जो मुझे हर स्टेप पे परफॉर्म करना है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स की है मेरे पास। सो अगर मैं डिवाइड एंड कंकर करता हूँ तो हर स्टेप में जाकर मुझे वही जो अपना प्रोसेस है वो रिपीट करना पड़ेगा, मुझे अपना सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए मैं अपने लिए एक टेबल बना लेता हूँ जहाँ पे मेरी प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं। लाइक कोई भी वैल्यू पहली दफ़ा ही उसको स्टोर कर दिया, देन एनी टाइम आप उन वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप न्यू रिजल्ट्स जनरेट करते चले जाते हैं। सो जो हमारा कंप्यूटेशनल टाइम है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस केस में थोड़ा सा वो रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल अगर आप डायनेमिक की मैं अगर आपको देना चाहूँ, सो इट्स बिटवीन कि हमें एक कॉलोनी में हर घर का दूसरे घर से डिस्टेंस मालूम करना है। सो आप पहले घर का डिस्टेंस मालूम करते हैं दूसरे घर से, फिर तीसरे घर से, फिर चौथे घर से, फिर पांचवें घर से। फिर आप जब सेकंड होम पर आते हैं तो सेकंड का आप डिस्टेंस फिर फर्स्ट घर से मालूम नहीं करते, बिकॉज उसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने कंप्यूट की हुई है। सो आप एक टेबल में उस वैल्यू को स्टोर रखते हैं और उस वैल्यू को वहाँ से लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो इस तरीके से हम जितना आगे चले जाएंगे, लाइक सपोज हम पांचवें घर पर आए हैं, सो फिफ्थ रो के लिए हमें कोई वैल्यू कंप्यूट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चार वैल्यूज़ हैं, फिफ्थ होम का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो जस्ट हमें कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज टाइप ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डिटेल एग्जांपल्स फिर हम अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे जब टॉपिक आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो फेजेस हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और माइन्यूट ग्रेन्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम हमारे पास डिवाइड हो जाती है फिर हम उसको सिंथेसाइज करते हैं और उसके फाइनल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, देन वी डिसाइड एन अप्रोच टू सॉल्व दिस। आइदर वी आर गोइंग टू यूज द ब्रूट फोर्स, वी आर गोइंग टू यूज डिवाइड एंड कंकर, वी आर डूइंग इट बाय ग्रिडी, बाय डायनेमिक, कुछ भी हो सकती है आपके पास। फिर उस अप्रोच की बेस पे हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं, उसके इनपुट आउटपुट्स और स्टेप को डिफाइन करते हैं, और एक दफ़ा जब एल्गोरिथम डिज़ाइन हो जाता है तो हम फिर आ जाते हैं एनालिसिस फेज में। एनालिसिस फेज में सबसे पहली चीज़ करेक्टनेस है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखा है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो प्रॉपरली सॉर्ट करे, वो किसी भी एरे को सॉर्ट करे और सॉर्टेड रिजल्ट आपको दे। सो दिस इज़ द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम, कि वो करेक्ट है कि नहीं है। देन जब हम करेक्टनेस चेक कर लेते हैं फिर हम टाइम और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस ले रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ ऑप्टिमेलिटी। नाउ अगर हम चूँकि सॉर्टिंग एग्जांपल ले रहे थे तो सॉर्टिंग में करेक्टनेस एंड ऑप्टिमेलिटी इज़ द सेम थिंग, बट बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जहाँ पे करेक्टनेस और ऑप्टिमेलिटी सेम थिंग नहीं होती। जैसे मैं आपको कॉइन्स डीनोटेशन की अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, कॉइन्स डीनोटेशन के अंदर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें 500 के एक्सचेंज देना है। सो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिसके अंदर हम 500 के एक्सचेंज दे सकते हैं। लाइक
हम 100 करके दे सकते हैं, हम 50-100 के कम्बिनेशंस दे सकते हैं, हम सारे 10-10 के दे सकते हैं डिनोटेशंस। सो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ करेक्ट ही हैं अनटिल अनलेस कि उन सब का सम 500 आए। सो करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम क्या है कि आपने 500 का दिया और आपको एक्सचेंज मिला और वो एक्सचेंज 500 की इक्वल है, सो दिस इज द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम, बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द एल्गोरिथम। वाई दिस इज नॉट द ऑप्टिमैलिटी? बिकॉज जब आप एक्सचेंज करते हो तो आपको क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है कि हम ऐसी डिनोटेशंस ना दें कि जो डिनोटेशंस ऑलरेडी हमारे पास कम हो, लाइक फर्दर किसी कस्टमर ने आना है और उसके लिए फिर हमारे पास वो डिनोटेशंस ना बचे। लेट्स सपोज हम 500 में 100 के सारे दे देते हैं, नेक्स्ट कस्टमर मेरे पास 5000 लेकर आता है, लेकिन मेरे पास 100 की डिनोटेशंस बची नहीं और 100 से सारी छोटी डिनोटेशंस हैं। सो यहाँ पर फिर क्या होगा कि मुझे छोटी डिनोटेशंस देनी पड़ेंगी जो कि काउंट में काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। सो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन जो था वो ऑप्टिमल नहीं था। ऑप्टिमैलिटी का ज़्यादातर इशू हेरिस्टिक, ग्रिडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स इन अप्रोचेस के अंदर ज़्यादा आता है, जहाँ पे हम हायर प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं। लाइक कॉइन डिनोटेशन के अलावा आपके पास नैपसैक प्रॉब्लम है। नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सैक है जिसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म की आइटम्स को जो है वो डालना है। सो अगर हम फर्स्ट फेज़ में ही उस नैप को भर देंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे, सो माइट बी नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमें उससे बेहतर चीज़ मिल जाए, बट हमारे पास लोकेशन ही नहीं है। सो करेक्टनेस तो हो गई, आपका सेक भर तो गया, एल्गोरिथम करेक्ट तो हो गया, बट इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो उसकी ऑप्टिमैलिटी को भी फिर चेक किया जाता है। जब ऑप्टिमैलिटी चेक हो जाती है देन वी गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सो हम देख रहे हैं कि एनालिसिस फेज तक कोई भी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है, देन वी गो फॉर इन द फिफ्थ फेज वी गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड देन वी वेरीफाई इट ऑन द कंप्यूटेशनल सिस्टम। सो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि एनालिसिस तक हमारे पास कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी तो हम एल्गोरिथम की करेक्टनेस कैसे जानेंगे, हम उसके मेथड्स को कैसे जानेंगे, हम उसकी ऑप्टिमैलिटी को कैसे चेक करेंगे। सो देयर वी हैव अ आंसर, जहाँ पर कि हम एक मॉडल ऑफ कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस मॉडल ऑफ कंपटीशन की क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, या क्या बेनिफिट्स वो हमें देता है। सो मॉडल ऑफ कंपटीशन को लॉन्च करने का बेसिक रीज़न जो था या बेसिक जस्टिफिकेशन जो हम दे सकते हैं वो ये है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि मशीन इंडिपेंडेंट हो, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट हो, उस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई असर ना हो, उस पर कंपाइलर्स को कोई असर ना हो। आई विल पुट एन एग्जांपल ऑन दिस। लेट्स सपोज आप एक एल्गोरिथम लिखते हो टू परफॉर्म एडिशन और सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब वो एल्गोरिथम आप चेक करते हो कोर i5 पर। एक दूसरा बंदा है, दूसरा स्टूडेंट है, वो भी एल्गोरिथम लिखता है लेकिन वो चेक करता है कोर i3 पर, और दोनों रिजल्ट्स मेरे पास आ जाते हैं। एक सिस्टम ने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सपोज 5 सेकंड्स थी, दूसरे सिस्टम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 सेकंड्स थी। सो क्या मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस पर ये जज कर सकता हूँ कि मेरा एक एल्गोरिथम बेटर था दूसरे एल्गोरिथम से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में टेस्ट किए गए एल्गोरिथम्स हैं। सो कंपैरिजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों का इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए। सो अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो फिर हम उसको उन एल्गोरिथम्स को हम काउंट उन एफिशिएंसीज को हम काउंट नहीं करते। एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि अगर हम दोनों को सेम सिस्टम पर टेस्ट कर दें, लाइक एक ही जो आपने कोर i3 कोर i5 था, हम दोनों को कोर i5 पे कर दें तब भी तो हमें मिल सकता है। सो व्हाई वी नीड अ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन? यस, टू सम एक्सटेंट करेक्ट, बट अगर हम थोड़ा सा जाकर डीपली ऑब्जर्व करें तो हर दफ़ा एक सिस्टम की एग्जीक्यूशन सेम नहीं रहती। आप एक वर्ड फाइल ओपन करते हो, वो बाज़ दफ़ा जल्दी ओपन हो जाती है, बाज़ दफ़ा वो टाइम कंज्यूम करती है। वाई? बिकॉज इट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन द फ्री स्पेस। आपने 10 प्रोग्राम खोले हुए और आप वर्ड फाइल ओपन कर रहे हो और आपने एक भी प्रोग्राम नहीं खेला, आपने वर्ड फाइल ओपन की, दोनों के एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होगा। इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर एक्ट करेगी यहाँ पर। इसके अलावा भी सपोज आप दोनों बिल्कुल सेम सिनारियो रखते हो, फिर भी
लेटेंसी और सीक टाइम हार्ड डिस्क का या सेकेंडरी मेमोरी का हमेशा चेंज आता है। आप एक प्रोग्राम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करो, आप वही प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करो, सो उनकी टाइमिंग्स में फ़र्क आएगा। सो ये जो एनवायरमेंटल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हम इससे बचने के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब कंप्यूटेशनल मॉडल जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो जो है वो रैंडम एक्सेस मशीन होगी, जिसको कि हम फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो यूज़ कर रहे होंगे एट इनिशियल स्टेजेस। Now what is RAM model? RAM model has some standards. सिंगल प्रोसेसर मॉडल होता है, मेमोरी इंतहाई ज़्यादा लार्ज होती है, इनफाइनाइट मेमोरी होती है, और इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करेगा वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। अब हर इंस्ट्रक्शन जो है वो या तो कोई बेसिक ऑपरेशन होगी, या वो कंपैरिजन ऑपरेशन होगी, या मेमोरी या जो है मेमोरी एक्सेस या एरे एक्सेस होगी। सो जो एक क्लॉज है रैम मॉडल का वो ये है कि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशंस है या जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उन सब के लिए रैम मॉडल 1 यूनिट टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, लाइक फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, बूलियन ऑपरेशंस, एक्सेसिंग एन एरे, इन सब के लिए आपके पास 1 यूनिट टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। नाउ व्हाट डज 1 यूनिट टाइम मीन्स? 1 unit time means the time taken by a processor to execute a single statement or a single operation. So जब हम 1 unit time assume करते हैं तो we are already giving an approximate value। 1 यूनिट टाइम चूँकि एक अप्रॉक्सीमेट एज्यूम्ड वैल्यू है, सो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए भी हमें एक अप्रॉक्सीमेट टूल की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर हमारे पास एसिम्प्टोटिक सेंस है। एसिम्प्टोटिक एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जिनकी बेसिस पे हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को रैंक करते हैं इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें बिग ओ, ओमेगा, थीटा आता है, स्मॉल थीटा और स्मॉल ओ भी इसका शामिल है इसके साथ, सॉरी स्मॉल ओमेगा एंड स्मॉल ओ इसमें साथ शामिल होता है। और इनकी बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम किसी दूसरे एल्गोरिथम से बेहतर है या कमतर है। सो एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर जो मैयर की जाती है वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होती है किसी भी कांस्टेंट का। वो कांस्टेंट हिडन भी हो सकता है और आपके पास शोन भी हो सकता है। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन? सो सबसे पहला जो मेजर ड्रॉबैक है वो यही है कि जो हमने एजम्पशन की है वो सरासर जो है वो रॉन्ग बेसिस पर हुई है। लाइक हमें पता है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर नॉट द सेम ऑपरेशंस। इन फैक्ट multiplication is a special form of addition, like for instance if we say that 3 multiply by 2, so it means add 2 3 times, 2 plus 2 plus 2. So 3 multiply by 2 is not a single operation, it basically contains 2 additional operations. So उनका consumption time 1 यूनिट रखना, this is a poor assumption. इसके अलावा array access या latency और seek time उसको 1 यूनिट टाइम कंसिडर करना, अगेन अ पुअर एजम्पशन। या इसके साथ आप कंपैरिजन भी डाल दें कि आप कंपैरिजन ऑपरेशन को बुलियन ऑपरेशन के साथ एक जगह पर रख रहे हैं। सो दीज ऑल आर द पुअर एजम्पशंस फॉर दिस। सेकंड, इनफाइनाइट मेमोरी हमें कहीं पर भी नहीं मिलती है। सो अगेन अ टाइप ऑफ इन पुअर एजम्पशन। सो इफ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन इज सो बैड देन व्हाई वी आर यूजिंग इट? देयर आर बेसिकली 2 reasons. First, we don't have an independent system rather than model of computation. Like I said in the previous slides कि अगर हम systems को consider करते हैं तो systems जो है वो सारे के सारे ही environmental dependent होते हैं, उसमें environmental factors involve होते हैं और उनको हम control नहीं कर सकते. So we need a theoretical system. So one justification. The second justification is that we are doing approximate analysis, not exact analysis. So अगर addition और multiplication के operations में कोई constant टर्म का फ़र्क है, सो दैट विल बी इग्नोर्ड ऑटोमेटिकली बाय एसिम्पटोट्स, जो कि हम आगे देखेंगे कि एसिम्पटोट्स कैसे कांस्टेंट वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं। सो कांस्टेंट तो ऑलरेडी इग्नोर हो जाने हैं और हमने एग्जैक्ट एनालिसिस देना भी नहीं है, हमने अप्रॉक्सीमेट थ्योरेटिकल एनालिसिस देना है। सो उस सिनारियो के अंदर मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन इज़ द बेस्ट चॉइस।
बट अगर हम बात करेंगे मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन एग्जैक्ट एनालिसिस, देन हमारी लास्ट स्लाइड जो बता रही है कि हमारे पास पुअर assumptions है, वो कभी भी हमें एग्जैक्ट एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा. सो मस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन एंड asymptotes आर प्रोवाइडिंग यू द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, द अप्रॉक्सीमेट ग्राफ, not the exact analysis or exact graph. सो टू समराइज, हमारे पास कंप्यूटेशनल मॉडल है जिसको कि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के साथ जो है वो यूज़ करेंगे. सो इट मीन्स कि इट विल वर्क फॉर द लार्ज इनपुट्स, not for the detailed comparison, like not for the small inputs. We will be using RAM, that is a uniprocessor random access machine with infinite memory and with basic operations taking 1 unit time. So conclusion, we have defined the algorithms, that algorithms are basically a step-by-step method to transform an input into an set of output. Then we discussed the designing techniques, namely as brute force, divide and conquer. Then sub branches of divide and conquer are decrease and conquer, transform and conquer. Then we have an iterative model. Then we have greedy algorithms, dynamic programming, and in all these techniques we keep care of space and time trade-offs. Problem solving phase tha, we must have a problem, then we will define a strategy, then we have an algorithm with input, outputs and steps, then we have an analysis technique. In analysis, the important factor was correctness. After correctness, then the time and space complexities will be defined, and after time and space complexities, for certain algorithms we will look for the optimality of the algorithm. Once we complete this analysis phase, we will go for the implementation and verification. Then model of computation, keeping in view the demerits of the poor assumptions of the model of computation, we are going to use a RAM model, random access machine model, with a uniprocessor having infinite memory and approximately 1 unit time for every basic operation. And we will be tackling it with asymptotic notations or asymptotic concept of approximate analysis. So this is it. Best of luck, and see you in the next lecture. Thanks.